नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। मैं हूं प्रेम कुमार मंडल और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, आज का क्लास नंबर 5 है साइंस सीरीज़ का। इसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को झारखंड दरोगा का सेट बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी को पता है टोटल 35 डेज हुआ था। तो दरोगा का सेट अगर आपने कंप्लीट किया तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि जेएसएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं। और साइंस सेक्शन में अगर आप जेएसएससी का बात करें, सीजीएल का बात करें, तो सीजीएल में आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 20 आता है। और ये 20 क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं होता है दोस्तों, ये मॉडरेट लेवल का और ईजीएस्ट लेवल का ही रहता है। आप कभी भी किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको ईजीएस्ट लेवल का ही मिलेगा। तो सबसे बेस्ट तैयारी करने का क्या तरीका है, जो भी प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चन है सबसे पहले उसको आप कंप्लीट करें और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको बनाएं। तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा और आज का क्लास नंबर 5 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप जो है ना हमारे स्टडी फॉर गोल्स का जो ऐप है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल कर लें और वहाँ से जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उसको आप अवेल करें और वहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वातावरण में नमी की मात्रा के कारण डैश एक जगह को इंगित करता है। तो यानी कि वातावरण में जो नमी होता है तो उस जगह के बारे में क्या बताता है, तो नमी को ही बताएगा। तो ऑप्शंस देखिए कितना इजी दे रखा है। पहला बोलता है कि वर्षा को बताएगा, दूसरा कहता है मौसम के बारे में बताएगा, तीसरा कहता है तापमान के बारे में बताएगा और चौथा कहता है नमी के बारे में बताएगा। तो देखिए किसी भी क्षेत्र में जो है अगर नमी होता है तो नमी ह्यूमिडिटी, नमी का मतलब क्या बताना चाह रहा है, बेसिकली वो ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो वाष्प कण ही होता है ना, जो एयर में रहता है। तो ये क्या बताएगा, नमी को ही बताएगा। तो 1 का डी सिंपल सा आंसर था इसका, 1 का डी। तो इस तरीके से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे तेज घूर्णन गिरी कौन सा है, मतलब घूर्णन करने वाला प्लानेट कौन सा है अपने एक्सिस पे, जो है अपने एक्सिस पे कौन सा प्लानेट है जो सबसे तेज गति से घूमता है, इस तरीके से सबसे तेज गति से घूमता है, ये आपको बताना है। तो अगर मैं जानकारी दूं, यहाँ देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिया है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है शनि यानी कि सैटर्न, दूसरा दिया है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, तीसरा दिया है पृथ्वी यानी कि अर्थ और चौथा दिया है मंगल मतलब आपका मार्स। तो इसमें अगर आंसर आप करेंगे तो सबसे तेज गति जो से घूर्णन जो करता है वो है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, इसका घूर्णन गति इतना तेज है कि ये कुछ घंटे में ही अपना पूरा जो अक्ष में है ना वो रिवोल्यूशन कर लेता है। ठीक है, अपना रिवोल्यूशन नहीं, इसमें अपना अक्ष में है ना, अपना अक्ष में पूरा एक घूर्णन पूरा कर लेता है, घूम जाता है। ठीक है, तो 9.9 आवर है, देखिएगा इसका बृहस्पति का 9.9 आवर है। तो इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि कौन सा ग्रह है जो सन के चारों ओर है ना, सन के चारों ओर सबसे तेज गति से रिवोल्यूशन कर लेता है, परिक्रमण काल पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो वहाँ आंसर आप करेंगे बुध। ठीक है, बुध जो है सबसे कम दिनों में सूर्य के चारों ओर चक्कर काट लेता है और वो है 88 डेज में जो है वो कंप्लीट कर लेता है। और आपको पता है अर्थ जो है उसी में 365 डेज लगाता है, अर्थ का 365 डेज है अर्थ सूर्य के चारों चक्कर काटने में। और अर्थ जो है अपने धुरी पे कितने घंटे होता है, एक दिन में 24 घंटे होता है। तो 24 आवर्स में जो है 24 आवर्स में अपने अक्ष पे पूरा पृथ्वी घूम जाता है। ठीक है, और भी सौरमंडल यानी कि आप देखिए जितना भी सेट था ना सौरमंडल से क्वेश्चन जरूर थे, तो सौरमंडल का जितना भी क्वेश्चन है उसको आप जरूर से जरूर याद कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चट्टान से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि बेसाल्ट जो है वो डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि पहला ऑप्शन है आग्नेय पत्थर है, दूसरा है रूपांतरित चट्टान, तीसरा ग्रेनाइट है और चौथा अवसादी चट्टान है। तो अगर रॉक्स को आप डिवाइड करते हैं, रॉक्स यानी कि चट्टान, उसको डिवाइड करते हैं, तो मैंने कई बार इसको बताया है। देखिए तो इसको हमने क्या किया था, 3 भागों में डिवाइड किया था। एक तो हो गया इग्नेस रॉक, जिसको आग्नेय रॉक कहते हैं, इग्नेस, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। और लास्ट मैंने बताया था जिसको कायांतरित कहते हैं, है ना, यानी कि मेटामॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसका मैंने एग्जाम्पल बताया था कि आग्नेय चट्टानों का जो एग्जाम्पल है उसमें आपका आ जाएगा क्या, उसमें आ जाएगा आपका ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट आ जाएगा। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वो हो जाएगा बेसाल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल तो आप जरूर से जरूर इसका याद रखिए। उसके बाद भी और होता है, साइनाइट बोल के होता है, ठीक है, साइनाइट बोल के होता है। बिटुमिनस भी होता है, जो बिटुमिनस कोयला हम लोग पढ़ते हैं ना, वो इसी आग्नेय चट्टान से ही बनता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया इग्नेस रॉक का। और सेडिमेंट्री रॉक में मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें, जिसमें सबसे पहले था लाइमस्टोन, है ना, लाइमस्टोन था, सैंडस्टोन था, ठीक है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन यानी कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है। उसके बाद लिग्नाइट कोयला, जो लिग्नाइट कोयला था, लिग्नाइट, है ना, कोल, ये हो गया तुम्हारा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल। उसके बाद अगर आप मेटामॉर्फिक रॉक में जाएं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है दोस्तों वो क्या है, संगमरमर, ठीक है। संगमरमर जो है वो क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक है यानी कि रूपांतरित चट्टान है। ये चूना पत्थर से बनता है, सैंडस्टोन से, सॉरी, लाइमस्टोन से ही बनता है। उसके बाद हो गया क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट। ये सब एग्जाम्पल हो गया आपका मेटामॉर्फिक रॉक का। तो ये सब मेरा जो एग्जाम्पल है वो जरूर से जरूर याद रखिए, यही सब एग्जाम्पल पूछ देता है। और एक याद रखिए आप, सिस्ट, है ना, ये है तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक का सिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया दोस्तों, वो हो गया आग्नेय पत्थर है, आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बल जो मांसपेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं। तो मांसपेशी तो नाम से ही स्पष्ट हो गया दोस्तों। ऑप्शंस देखिए, चुंबकीय बल ये तो होगा ही नहीं, दूसरा है पेशीय बल, तीसरा है मानव बल और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो आंसर होना है वो पेशीय बल ही होना है। मांसपेशियों के द्वारा जो भी फोर्स, जो भी संकुचन के परिणाम स्वरूप जो भी बल आएगा वो पेशीय बल होगा। चुंबक के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको चुंबकीय बल कहते हैं। मानव बल, बाहर से किसी बॉडी पे हम लोग अगर फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं तो उसको। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है जितना भी सेलेस्टियल बॉडी होती है यानी कि यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज़ है सभी के बीच में जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और एक चीज़ में याद क्या रखना है आपको, अगर गुरुत्वाकर्षण बल के रिस्पेक्ट में याद करना चाहते हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में याद कर लीजिए। तो मैं बता दूं कि अर्थ का जो सरफेस है ना, अर्थ का जो सरफेस है, सरफेस, ठीक है, अर्थ का सरफेस, यहाँ याद रखिएगा सारी चीज़ें। सरफेस मैं बता ही देता हूँ सारे पॉइंट। सरफेस में जो होता है सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है सरफेस में। तो इससे ऊपर आप चले जाएं, इधर चले जाएं, या फिर अर्थ सरफेस से अंदर की ओर चले जाएं, सेंटर की ओर चले जाएं, तो दोनों ही तरफ जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इधर भी। और अगर आप देखेंगे तो जो सेंटर होता है ना, सेंटर में, सेंटर ऑफ द अर्थ में जी का वैल्यू जो होता है, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये भी याद रखिएगा, 0 होता है।
और एक चीज़ याद रखना है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जगह में अर्थ के सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाया जाएगा, तो अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक ध्रुव और एक दिया है वो तुम्हारा इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, है ना, विषुवत रेखा में, इक्वेटर में, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, देखिए जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के, है ना, ये हो गया इक्वेटर, ठीक है, ये वाला इक्वेटर, आप पोल की ओर बढ़ते जाइए, पोल की ओर बढ़ते जाइए, तो वैसे वैसे जो होगा जी का वैल्यू जो होगा इंक्रीज होता चला जाएगा, जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको पोल में, ध्रुव में जो है वो मैक्सिमम मिलेगा और विषुवत रेखा में जो है वो मिनिमम मिलेगा। क्या हम क्या बात कर रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी का बात कर रहे हैं, जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल के रिस्पेक्ट में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डैश नकारात्मक आवेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। तो नाभिक यानी कि क्या हो गया, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस हो गया, एटम के बारे में बात कर रहा है। तो ये मान लो कि एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव आयन्स, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें होती है, और इसके चारों तरफ जो होगा वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा कुछ चीज़ें, और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स जो है अलग अलग होगा। तो आपको पता है कि सेंटर में जो होता है वो, सेंटर में जो होता है ओहो, सेंटर में दो चीज़ें होती है, क्या क्या होती है, एक तो हो गया तुम्हारा प्रोटॉन और एक हो गया तुम्हारा क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये दो चीज़ हो गया सेंटर न्यूक्लियस में होता है, और इसके बाहर जो चीज़ें होती है वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग रिवॉल्व कर रहा होता है इस सेल्स में, है ना, जो न्यूक्लियस के चारों होता है। तो इसमें ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, ये वाला पोर्शन हो गया इलेक्ट्रॉन। और आपको मालूम है ये प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसमें जीरो होता है चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ये तीनों के बारे में आपको मालूम है। और जो इसके बारे में और क्या मैं बता दूं कि अगर इसके देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो प्रोटॉन का जो खोज था दोस्तों, प्रोटॉन का बात कर रहा हूँ मैं, तो देखिएगा प्रोटॉन के बारे में ये कौन है, गोल्डस्टीन ना, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने खोजा था, जबकि न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने खोजा था, चैडविक, और इलेक्ट्रॉन को जो है जे थॉमसन ने खोजा था, जे थॉमसन। तो ये तीनों नाम आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, राइट। ये हो गया तुम्हारा गोल्डस्टीन प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का हो गया जेम्स चैडविक, और आपका इलेक्ट्रॉन का हो गया जे थॉमसन, ठीक है। तो 5 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लावा से बने चट्टानों को क्या कहा जाता है। तो हर बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लावा से बने चट्टानों को आग्नेयमयी चट्टान कहते हैं, ठीक है। अवसादी चट्टान तो उससे टूट फूट के बनता है, और रूपांतरित चट्टान जो है आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों के मिलने से, मतलब दोनों के रूपांतरित होने से बनता है, मेटामॉर्फिक सेल जिसको कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आग बुझाने वाले यंत्र में डैश गैस होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो आग को
जलने में मदद करता है, जबकि CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये बुझाने में काम आता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि आग बुझाने वाले यंत्र में क्या डालना चाहिए हमको, तो कार्बन डाइऑक्साइड डालना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ गया उस एरिया में, ऑक्सीजन कम हो गया, तो अपने आप वो बुझ जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक जहरीला गैस है एक तरीके से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू डैश। तो देखिए यहाँ सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो आपके फ़ारेनहाइट में दे रखे हैं। तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बात करते हैं, यानी कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड सीधा सीधा बात आप कर लीजिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है इन डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसी तरीके से अगर आप इन डिग्री में है ना, इन डिग्री सेंटीग्रेड, उसी तरीके से अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में देखेंगे, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो फ़ारेनहाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 32 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, 32 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ 32 डिग्री हो गया फ़ारेनहाइट। अगर इसमें बॉइलिंग पॉइंट का बात करें, बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो 212 डिग्री याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट में जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हीटिंग और कूलिंग पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। तो एक बार हीट करो फिर उसको कूल करो, तो उसको क्या बोलते हैं, आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, आसवन विधि कहते हैं। इसमें ऑप्शंस दे रखा था, रिफाइनिंग, धातुकर्म, पैटिंसन प्रक्रिया और आसवन विधि। तो इसको आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, एक बार हीट करते हैं फिर कूल करते हैं, उससे क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ वगैरह चला जाता है। ठीक है, और उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रहता है तो उसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक, और वैसे भी कोई भी जैसे पानी आप पीते हो ना, अगर कहीं गंदा पानी आता है तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर एक बार गर्म कीजिए, उसके बाद फिर उसको ठंडा करके पीजिए और उसको छान लीजिए, तो उसको आसवन विधि बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है AU का प्रतीक है। AU किसका प्रतीक है दोस्तों, देखिए आप हम लोगों ने क्या देखा कि पीरियोडिक टेबल में 118 नंबर ऑफ एलिमेंट अभी मौजूद है। ठीक है, उसको अलग अलग पीरियड्स एंड अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा है। और सबसे पहले क्या है कि ईच एंड एवरी जितने एलिमेंट्स हैं सभी का कुछ ना कुछ एक सिंबल है। तो यहाँ AU पूछा है, तो मैं बताऊं कि AU जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ऑरम। ये बेसिकली देखिए ये लैटिन वर्ड्स होते हैं ऑरम, और ऑरम किसको बोलते हैं दोस्तों, ऑरम बोलते हैं हम लोग गोल्ड को। किसको बोलते हैं, गोल्ड को। गोल्ड यानी कि क्या हो गया हिंदी में, सोना। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 10 का B। अगर चांदी का पूछेगा तो चांदी को हम लोग बोलते हैं आर्जेंटम। क्या बोलते हैं, आर्जेंटम AG। ठीक है, आर्जेंटम, आर्जेंटम। तो चांदी का हो गया आर्जेंटम यानी कि हो गया AG, राइट। सोना का आपको मिल गया AU। ओके, फिर लोहा, लोहा को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं फेरम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरम बोलते हैं। तो Fe से दिखाते हैं, Fe से दिखाते हैं इसको। और लास्ट हो गया लेड। लेड मतलब हो गया PB, है ना, इसको प्लम्बम बोलते हैं PB, राइट। ये हो गया आपका चारों के चारों किस सिंबल से दिखाए जाते हैं, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलती है, यानी कि आपको कन्वर्जन पूछ रहा है, कुछ ऐसा यंत्र आप यूज़ कीजिए जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलेगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ओडोमीटर दिया है, दूसरा दिया है रिफ्लेक्टोमीटर दिया है, तीसरा स्पेक्ट्रोस्कोप दिया हुआ है और चौथा दिया है माइक्रोफोन। तो यहाँ ये फोन से रिलेटेड है ध्वनि, है ना। तो इसका आंसर तो आपका हो गया 11 का D, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में क्या करेंगे हम लोग, ध्वनि देते हैं, बोलते हैं और विद्युत संकेतों के जरिए क्या होता है, बाद में लाउड स्पीकर के जरिए हम लोग उसको सुन सकते हैं। तो ये हो गया युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है, उसको माइक्रोफोन बोलते हैं। हम लोग तो दिन रात माइक्रोफोन यूज करते रहते हैं ना। ओके,
देखिए ओडोमीटर तो आपको पता है ना कि बाइकों में लगा हुआ रहता है ओडोमीटर। ये क्या मेजर करता है? स्पीड को मेजर करता है। स्पीड बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या बताया? किलोमीटर को ना, ऑडोमीटर किलोमीटर को बता रहा होता है। उसके बाद फिर है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर जो है टेम्परेचर से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रोस्कोप है, ये भी जो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है? सूक्ष्म चीज़ों को देखने की प्रवृत्ति रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने की इकाई है। तो वायुमंडलीय दबाव यानी कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात कर रहा है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी होगा ना दोस्तों, उसको हम लोग हमेशा बैरोमीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? बैरोमीटर में। ठीक है, तो ये इसका जो प्रेशर है एक्चुअली में, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका पास्कल। क्या होता है दोस्तों? पास्कल। तो यहाँ पर अगर आपको पास्कल का ऑप्शन कहीं दिखेगा तो जरूर से जरूर उसको आंसर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है आपका एम्पियर। तो एम्पियर आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं उसमें। केल्विन टेम्परेचर मेजर करते हैं। हेक्टो पास्कल दे रखा है। चलो ठीक है, बड़ा यूनिट दे रखा है हेक्टो पास्कल। तो पास्कल तो यहाँ पर दिख रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्टो पास्कल। और पौंड, पौंड तो किलोग्राम यानी कि वेट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो 12 का आंसर हो गया सी, हेक्टोपास्कल में वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं या फिर उसकी इकाई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है। तो देखिए एनेमोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? हवा की गति और दिशा मापने का काम करते हैं। ठीक है, बाद बाकी जो भी है देखिए बैरोमीटर आ गया। तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। हाइड्रोग्राफ ये वाटर से रिलेटेड चीज़ें हो गई है ना। और ये वायु फ्लक, तो वायु फ्लक से कुछ हम लोग ऐसे मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, वायु से वायु फ्लक भी फिर भी वेलोसिटी को मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? हवा की गति और दिशा दोनों को ही मेजर करना है, तो आपको एनेमोमीटर का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? डैश के कारण ग्रह अपने कक्ष में अपनी गति पर रहते हैं। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि कोई भी, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ ही है, तो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? मून लगा रहा है। उसका मून जो लगा रहा है चक्कर चारों ओर लगा रहा है। तो कह रहा है ये मून जो है इस पाथ में क्यों चक्कर लगा रहा है? इसको तो भागना चाहिए इधर, या फिर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के रीजन से अंदर घुस जाना चाहिए। तो क्यों इसमें ये कर रहा है? इस पाथ में क्यों घूम रहा है? ये पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देखिए क्या दिया है। पहला दिया है कि रोटेशन और घनत्व के कारण। तो घनत्व, चलो घनत्व का मतलब तो डेंसिटी, यानी कि उसमें उसका डेंसिटी के ऊपर तो कम से कम ये गति जो है उस पर तो डिपेंड नहीं करता। दूसरा है आकार और गोलाकार आकार। इसके रीजन से क्या वो अपने कक्ष में आकार गोलाकार है इसलिए वो गोलाकार पाथ में चक्कर लगा रहा है, ये कोई मतलब नहीं हुआ। दूसरा, अपनी धुरी पर सूरज का रोटेशन, है ना। डैश के कारण ग्रह अपने कक्ष में अपनी गति पर रहते हैं। अपनी धुरी पर सूरज का रोटेशन, तो सूरज अगर अपना रोटेशन कर रहा है धुरी पर तो उससे प्लानिट का क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। लास्ट ऑप्शन देखिए दिया है गुरुत्वाकर्षण और केंद्रापसारक बल। इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें जरूर से जरूर लगता है जब कोई एक बॉडी किसी अन्य बॉडी के चारों तरफ अगर एक सर्टेन स्पीड में चक्कर लगा रहा होता है तो वहाँ एक फोर्स लग रहा होता है। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स के रीजन से, और वो क्यों लगता है? वो लगता है ईच एंड एवरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स के रीजन से, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का डी, गुरुत्वाकर्षण और सेंट्रीपिटल फोर्स के रीजन से किसी भी कक्षा में कोई ग्रह क्या करता है? चक्कर मार रहा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है सीसा पेंसिल लेड, है ना, बंधन का एक उदाहरण है। यानी कि आपसे जो है ना बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है। आपको पता है कि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में तरह तरह के बॉन्ड होते हैं। उसमें आपने पढ़ा होगा एक आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? हमेशा चार्ज बनता है, राइट। फिर दूसरा पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इसमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेता है, ठीक है।
फिर तीसरा पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बॉन्ड आपने पढ़ा है। और यहाँ पर लेकिन बोल रहा है कि सीसा और पेंसिल लेड में कौन सा बंधन होता है। पहला ऑप्शन दिया है वंडरवाल्स, दूसरा है आयनिक, तीसरा है कोवलेंट और चौथा है धातु का। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। तो यहाँ पर देखिए सीसा हो गया, पेंसिल और लेड, यानी कि जो पेंसिल में हम लोग जो कार्बन का अपरूप है ना ग्रेफाइट, उसका बात कर रहा है। तो उसमें आपको मैं बताता हूँ वाटर वाटर के बीच में जो होता है ना, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में HOH है। तो इसमें क्या होता है, वाटर एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा होता है। झरना में आप देखे होंगे कि वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक दूसरे से जुड़ के नीचे की ओर गिर रहा है। तो इसमें देखिएगा क्या होता है, ये पोलराइज्ड होता है। हाइड्रोजन जो है पोलराइज्ड हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड होने के बाद क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के बीच में जो एक रिपल्सन फोर्स लगाता है, और साथ ही साथ जो है अगर नज़दीक रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी लगाता है, राइट। तो इस और ये बहुत वीकर फोर्सेस है, बहुत वीकर फोर्सेस है। इसलिए देखिएगा अगर ऊपर से पानी को गिराइएगा तो आप वो टूट टूट के गिरेगा, ठीक है। तो ये पोलराइज्ड फोर्सेस जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। उसको क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस। और ये ग्रेफाइट में भी देखिएगा, अब जब आप पेंसिल से लिखते हैं या फिर उसको छीलते हैं तो वो जल्दी टूट जाता है, तो वो वीकर फोर्सेस होता है। तो इसमें वीकर फोर्सेस सबसे जो है वो कौन सा है, वैन डर वाल्स फोर्सेस है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाद बाकी आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड देखिए, उसमें आयनिक बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक। इतना सारी जानकारी इस क्वेश्चन से रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ऊन एक डैश है। तो इसका पिछला जो सेक्शन हुआ था क्लास 4, उसमें भी ये क्वेश्चन था। उसमें हम लोग देखे थे कि ऊन एक ऐसा चीज़ था, ऊन एक ऐसा चीज़ है जो क्या करता है, इंसुलेशन की तरह काम करता है ना। वो टेम्परेचर को ना ही अंदर आने देता है, ना ही टेम्परेचर को बाहर जाने देता है। समझ गए बात, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ऊन एक डैश है, क्या है। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज उसका पूछ लिया कि वो किस मटेरियल से बना है। ये बोलता है पॉलीमिड है, दूसरा है पॉलीमर है, तीसरा है नेचुरल पॉलीमिड है, और चौथा है फाइबर, ठीक है। तो ये क्या है, तो ऊन को हम लोग तो नेचुरल वे में ही प्राप्त करते हैं किसी भी जानवर से। तो क्या हो जाएगा, नेचुरल पॉलीमिड है, ठीक है। पॉलीमिड ही तो है ये, तो क्या है, ये नेचुरल पॉलीमिड है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक परमाणु संख्या वाले तत्व लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याओं का डैश कहा जाता है। कह रहा है कि एक ही परमाणु संख्या है, एक ही परमाणु संख्या मतलब सिंगल एटम है, सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। जैसे आप हाइड्रोजन पकड़ लेते हैं, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो 1 है, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन उसका मास जो है अलग अलग होता है। जैसे मैं और लिखता हूँ उसमें तो आपको समझ में आएगा। जैसे H12 होता है, ठीक है, फिर H13 होता है, फिर H11 होता है। ये क्या होता है, इसका मतलब देखिए ऊपर वाला जो लिख रहा हूँ वो मास को बताता है। किसको बता रहा है दोस्तों, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे वाला जो लिख रहा हूँ वो क्या है, वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को बता रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन को आप 3 तरीके से देख पाएंगे, है ना, कि अवेलेबल है। क्या क्या है, एक तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है, ट्रिटियम। आप अगर हॉलीवुड मूवी देखिएगा तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ड्यूटेरियम, ठीक है। और ये तो सिंपल हाइड्रोजन है, ये सिंपल हाइड्रोजन है, राइट। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं, मास अलग अलग हो जा रहा है, द्रव्यमान यानी कि अलग अलग हो जा रहा है। तो ऐसे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं उसको, आइसोटोप्स। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार का एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 40, ठीक है। फिर कैल्शियम, कैल्शियम का भी जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40। लेकिन अगर उसका एटॉमिक नंबर का बात करें तो पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। समझ में आ गया बात। यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ ना, ये 40 होगा, ये 40, ठीक है, 40। तो दोनों का जो यहाँ पर एटॉमिक मास है वो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं, समभारिक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, आइसोबार या फिर समभारिक बोलते हैं।
ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि टरबाइन दोहन से डैश इसे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो टरबाइन क्या है? टरबाइन एक यांत्रिक मतलब मशीन है, मशीन यानी कि यांत्रिक ऊर्जा यूज़ करेगा वो। तो पानी जैसे ही वाटर का फुहारा जो है आपका टरबाइन में टकराता है, टरबाइन में टकराने के बाद टरबाइन क्या होता है, घूमता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और वो फिर यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, डैश सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए सुगंधित हाइड्रोकार्बन का बात कर रहा है, तो हाइड्रोकार्बन जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हाइड्रोकार्बन में एक स्ट्रक्चर आप जरूर से जरूर इस तरीके से पढ़े होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका नाम क्या है जानते हैं दोस्तों? इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है इसका? बेंजीन। और इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। ठीक है, और ये क्या होता है, बेंजीन जो होता है सुगंधित होता है, काफ़ी अच्छा सेंट होता है इसमें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H6, इसको बेंजीन कहते हैं। ठीक है, एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का सीधा सीधा मतलब हो गया कि इसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वो अलग अलग ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करके अलग अलग क्या कहते हैं, कंपाउंड बनाता है। ओके, चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उसमें कहता है कि वातावरण की निम्नतम परत को क्या कहा जाता है। तो वातावरण में आप अगर जाएंगे, एयर वाले में जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? ट्रोपोस्फियर मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? स्ट्रेटोस्फियर मिलेगा। फिर अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो क्या मिलेगा आपको? मेसोस्फियर मिलेगा। फिर अगर उसके ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? थर्मोस्फियर मिलेगा। ठीक है, और उसके ऊपर आप जाएंगे तो क्या मिलेगा? एक्सोस्फियर मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर जो पूछा है वो निम्नतम स्तर पे पूछा है। तो निम्नतम स्तर पे क्या है दोस्तों? निम्नतम स्तर पे मेरा ट्रोपोस्फियर है। क्या है? ट्रोपोस्फियर है। क्लियर है? तो ट्रोपोस्फियर में ही सारे बादल और अन्य जो भी चीज़ें हैं वो सभी हमको दिखता है। ठीक है, और ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में यहाँ पर जो है ना, देखिए बेसिकली स्ट्रेटोस्फियर में जो होता है वो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर ओजोन लेयर मिलेगा। ठीक है, ओजोन लेयर मिलता है, ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखेंगे, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आप ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। बहुत सारे किताब जो हैं अवेलेबल हो गया है, स्टडी फॉर गोल्स ने बहुत सारी किताब आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया है मार्केट में। सामान्य ज्ञान झारखंड के लिए जो है सबसे अच्छा बुक आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 50 प्रैक्टिस सेट उसमें रखा गया है, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा से हो जाएगा। आप जरूर से जरूर इस किताब को मंगवा लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद बुक है। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन ऑफ द डे लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आप जैसा कि जानते हैं कि हर क्लास के बाद ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है। आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताएंगे। क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होगा? पहला है कि कम हो जाता है, दूसरा है बढ़ जाता है, तीसरा है बदलता नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर कीजिएगा और लिख के कीजिएगा कि क्या होगा तरल पदार्थ को घनत्व यानी कि डेंसिटी का बात कर रहा है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं किसी भी बॉडी को। तरल पदार्थ यहाँ बोला है, तरल पदार्थ को गर्म कर रहे हैं। ठीक, तो ये आप आंसर की यहाँ से मिला लीजिएगा। मैंने जो पढ़ाया है वही सेम टू सेम आंसर की होना चाहिए। अगर कुछ गलत होगा तो आप जरूर से जरूर हमें बताइएगा। और झारखंड कांस्टेबल का तैयारी करने वाले स्टूडेंट तैयार हो जाइए। यहाँ पर देखिए आपको 25 फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है बाईलिंगुअल में, जरूर से जरूर इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके से झारखंड
टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर आपको स्टडी फॉर गोल्स का 2 चैनल मिलेंगे। एक होठा स्पेशल के लिए रखा गया है और एक जिसमें सारे कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल में जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल भी बहुत सारे टॉपिक्स के करा दिए जाते हैं और अपडेट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस के मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक रखते हैं। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और ज़रूर से ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कीजिए हमारा वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए। धन्यवाद।